Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all on behalf of Zenith Education. तो जैसा कि हमारी MCQs और PYQs की सीरीज चल रही है फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली फॉर UPSC तो यहाँ पे जो PYQ है आपका सबसे पहला फॉरमोस्ट MCQ है दैट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव्स डॉक्टर फॉस्टर्स. तो डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लोव इज कंसिडर्ड एज द फादर फिगर इन इंग्लिश रेनेसा ड्रामास. तो इंग्लिश रेनेसा अगर ड्रामास की बात आती है तो क्रिस्टोफर मार्लोव कम्स फर्स्ट. इनफैक्ट अगर हम शेक्सपियर के कंपैरिजन में भी बोले तो क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम सबसे पहले आता है इन ट्रेजेडी. क्रिस्टोफर मार्लोव ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन अपने दिए ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड इन ड्रामास, जिसमें आपके पास टैमुलिन एपिक वर्क है. Dido Queen of Carthage is there, Dr. Faustus is already there, Jew of Malta is also there. तो बहुत सारे वर्क्स कंट्रीब्यूट किए हैं. अब हमें बताना ये है कि डॉक्टर फॉस्टर्स का इमीडिएट सोर्स क्या था. तो यहाँ पे द सोर्स ऑफ दिस ड्रामा इज विद दिस जर्मन नैरेटिव. तो बेसिकली जर्मन जो शॉर्ट स्टोरीज है, जर्मन जो स्टोरीज है, वहाँ से ये कैरेक्टर जो क्रिस्टोफर मार्लोव ने अट्रैक्ट किया है. बहुत ही एम्बिशियस ये जैसे ही ड्रामा की शुरुआत होती है उन्होंने सारी बुक्स पढ़ ली है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड सारी बुक्स ही हैज स्टडीड. नाउ ही वांट्स टू एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड को एंटायरली उनको स्टडी करना है. उन्होंने फिलोसफी, साइंस, हर तरीके की तब तक पढ़ ली है. बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही स्किल्ड पर्सन. तो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स के पास जब पढ़ने को कुछ नहीं था तो डेफिनेटली दो फ्रेंड्स होते हैं, सजेस्ट करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स को to go with necromancy. Necromancy is now the theme of this drama, जहाँ पे वो ब्लैक मैजिक सीखते हैं और मेफिस्टोफेलिस सेटन को वो गैदर करते हैं, वो सेटन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं विद ब्लैक मैजिक. और यहाँ पे सेटन जो है वो एक डील करता है विद डॉक्टर फॉस्टर्स की. ठीक है, 24 ईयर्स ये लाइफ स्पैन आप ध्यान रखिए. 24 ईयर्स तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा. और इनफैक्ट हेलन जो डाइड स्पिरिट है वो भी रिकॉल करता है यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टर्स. तो 24 ईयर्स तक पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा. लेकिन आफ्टर 24 ईयर्स योर सोल विल कम विद हेल. तो इस तरीके से ये पूरा ड्रामा है. एंड द सोर्स ऑफ दिस ड्रामा हैज बाय क्रिस्टोफर फ्रॉम जर्मन नैरेटिव्स और जर्मन शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, तो मार्लोव के बाकी के जो वर्क्स हैं भी बहुत शानदार वर्क्स है, बट आपकी जिस सिलेबस में डॉक्टर फॉस्टर्स इज ओनली. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके सेकंड यूनिट से मैंने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज बनाए हैं. सेकंड ड्रामास की बात होती है, आपको रेनेसा पीरियड, क्लासिकल पीरियड, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, हर तरीके के ड्रामेटिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब आपको ये बताना है क्रिस्टोफर मार्लोव के कौन से प्ले में. क्रिस्टोफर मार्लोव मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऑल दीज प्लेज आर रिटन बाय क्रिस्टोफर. टैम्बुलिन द ग्रेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टैम्बुलिन द ग्रेट. डॉक्टर फॉस्टर्स, जू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड, सारे क्रिस्टोफर मार्लोव के हैं. इन चारों प्ले में से कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें मैकियावेलिन को रिप्रेजेंट. मैकियावेलिन हीरो इज बेसिकली अ शील्ड ही. मैकियावेली की एक राइटिंग है, एक पर्टिकुलर उनका बुक आया था द प्रिंस. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूली ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि किंग को कैसा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, उससे काइंड हार्टेड नहीं, बहुत ब्रूटल होना चाहिए. तरीके के उन्होंने कॉन्सेप्ट मैकियावेली ने. तो यहाँ पे कौन से वर्क में आपको मैकियावेलिन हीरो देखने को मिलेगा जहाँ पे ही इज द काइंड ऑफ ऑनर ऑफ द लैंड, और वो किस तरीके से अनजस्टिफाइड गेन करने है, ऑनर को गेन करने, पावर को गेन करने की कोशिश है गलत तरीके, ब्रूटल तरीके. ठीक है, तो जू ऑफ माल्टा में आपको मेजर जो कैरेक्टर है बारबस, हु इज द जू ऑफ द माल्टा. तो यहाँ पे जू ऑफ माल्टा में जूस और क्रिश्चियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा. तो जूस और क्रिश्चियंस आर लाइक कि एक दूसरे के दुश्मन. ठीक है, एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं जूस एंड क्रिश्चियन.
तो यहाँ पे जू ऑफ माल्टा इज बेसिकली, माल्टा इज एन आइलैंड, माल्टा एक आइलैंड है, वहाँ के एक जू की ये कहानी है, एंड ऑफ द जू बारबस, ठीक है, बहुत रिच होता है, प्रोफाउंड होता है, किस तरीके से माल्टा जो आइलैंड है वो कैप्चर करने की बात आती है, काइंड ऑफ प्रेसिडेंट वो ये डिक्लेयर कर देता है कि जितने भी लोग हैं की जो मनी है वो कॉन्फिस्टिकेट की जाएगी, लेकिन जो बारबस है वो मना कर देता है, तो सारी ही प्रॉपर्टी को उस पर सीज कर लिया जाता है, स्टार्ट्स टेकिंग। तो इस तरीके की ये कहानी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है बाय क्रिस्टोफर। बाकी के टैम्बुलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, एडवर्ड, डेफिनेटली पढ़ने लायक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर बोथ आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस, दोनों ही से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं। क्वेश्चन, cut is the branch that might have grown all full straight is the line that comes in। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ब्रांच पूरी से, मतलब जो ब्रांच पूरी से आउटग्रोन अगर कोई ब्रांच है तो वो कट कर देना, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक फ्रेज है, सो ये फ्रेज इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स whom। तो आप सबसे पहला तो कॉमन सेंस आपके सिलेबस से रिलेटेड वर्क से रिलेटेड, तो आपके सिलेबस में देयर आर डॉक्टर फॉस्टर्स और जू ऑफ माल्टा। अब यहाँ पे बात हो रही है कट द ब्रांच विच हैज स्ट्रेट ग्रोन, तो डेफिनेटली जू ऑफ माल्टा इज अ काइंड ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से रिगेन करने की है कि लेता है फ्रॉम द क्रिस्टल। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, पर हाँ डॉक्टर फॉस्टर्स में अगर आप थीम पे जाओगे, डॉक्टर फॉस्टर्स क्या करता है, he has studied the entire books, बहुत सारी बुक्स को स्टडी कर लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है, एंड देन ही वांट्स गो आउट ऑफ दैट लिमिट, तभी इवन नेक्रोमेंसी या ब्लैक मैजिक स्टडी करनी, बियॉन्ड लिमिट वो चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करता है, बियॉन्ड लिमिट जाने की कोशिश करता है। ह्यूमन जो लिमिट्स में है वो चीज़ें वो नहीं करता, so that's why ultimately he has to cut down his own, the writer was forced to cut down his brand, ठीक है। so this way this phrase has been taken or has been taken by Christopher Marlowe in his work Dr. Faustus। okay, the next in line we have the question is the English satirist is satirist who used sharp edge of praise to attack his victim। so sharp edge of praise का use कौन करता है from among राइटर्स कि कॉमिकली अपने जो भी इंडिकेटेड टारगेट है वो सटायर करते हैं, बहुत ब्रूटल सटायर करते हैं, पहले उनकी तारीफ करते हैं, तारीफ करते 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 सटायर करते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना, जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल जॉनसन। अगर आपने इन राइटर्स को स्टडी किया है, डेफिनेटली जॉन ड्राइडन कांट बी वन अमंग। जॉन ड्राइडन कभी भी शार्प प्रेज का यूज नहीं करते थे, अटैक हिज, वो सीधा सीरियस सटायर करते थे, नॉन फॉर सीरियस सटायर्स। अलेक्जेंडर पोप भी कॉमिक एलिमेंट्स होते थे, बट ही डजंट प्रेज हिज, राइट। सैमुअल जॉनसन इज वन अमंग देम। इन तीनों राइटर्स में ऐसा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, इट इज बेन जॉनसन, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले अपने करता है, उनकी तारीफ करता है, तारीफ में टायर करता है। तो दिस क्वेश्चन इज दैट इंग्लिश सैटिरिस्ट है बेन जॉनसन, जो कि यूज करते हैं शार्प एज ऑफ प्रेज। हम किसी को अगर इंसल्ट करना चाहते हैं, if the person is looking ugly in front of us, is not well dressed, what we would say, अरे तुम तो बिल्कुल सबसे अलग दिख रहे हो, the center of attraction is, but you are not talking directly that you are not looking good, you are looking ugly। हम उसको तारीफ में उसको ये रियलाइज कराएंगे that just you are odd one out among us। how Ben Jonson or this is how Ben Jonson satirized his own victim by using sharp edge of praise। Next question is, in which country is the play Hamlet set in? विलियम शेक्सपियर के वन अमंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज से हैमलेट आता है। विलियम शेक्सपियर के देयर आर 4 मेजर ट्रेजेडीज के नाम आता है हैमलेट का, ओथेलो, किंग लियर,
हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, चारों में से इन चारों में से ही हैमलेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें ये बताना है कि हैमलेट को जब स्टेज किया गया दैट टाइम किस कंट्री का डिस्क्रिप्शन, सेटिंग किस कंट्री। तो यहाँ पे अगर आपने हैमलेट को स्टडी किया है तो सबसे पहला या इस ड्रामा में एक वर्ड आता है दैट समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। देयर यू कम टू नो दैट द कंट्री ऑफ दिस ड्रामा इज डेनमार्क। तो डेनमार्क इज द कंट्री। तो आपको ध्यान में आपकी ड्रामाज या फिर जितना है आपके सिलेबस में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टर से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, सराउंडिंग से, सेटिंग से, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कासल फीचर्ड इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट में कासल का यूज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कासल ऑफ द कासल, because these are not the name which are mentioned in Hamlet. The name of the castle is Elsinore. ठीक है, Elsinore is the name of the castle which was used by William Shakespeare for his drama Hamlet, जहाँ पे पूरी setting है। So Denmark is the state and there's this palace which is as Elsinore where the entire drama was being staged by William. Yeah. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सिलेबस से ही है। डॉक्टर एग्जाम्पल क्वेश्चंस में विलियम शेक्सपियर के हैमलेट इज द किंग लियर। ठीक है, तो किंग लियर में आपको पता होना चाहिए, अगर आपने किंग लियर पढ़ा है तो सबसे पहली बात तो किंग की डॉटर्स, so there are 3 daughters of King Lear. One is elder one is Rhea, middle one is Goneril, and the younger one is Cordelia. Sorry, the elder one is Goneril, middle one is Rhea, and the last one is Cordelia. यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी डॉटर है जिसको एग्जाइल में इनिशियली while the drama begins कि King Lear is not a villain in this drama, it's a kind of victim. उनका एक ट्रैजिक फ्लो है दैट ही वांट्स टू हियर हिज ओन प्रेज। तो खुद की तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद। वो क्या करते हैं, अपनी 3 डॉटर्स को गैदर करते दैट हाउ मच एंड गॉनरी ट्रैचरस। तो वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है, बहुत कोलैबोरेटिवली बोलती है। वो आपको अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तो हमारे लिए तो वर्ल्ड ही आप हो, आपके बिना सोच भी नहीं सकते हैं। These kind of things are there by Goneril and Regan. Cordelia is very much honest. She is very honest. She is straightforward. So straightforwardly says that yes, I do love you as a daughter loves her father. तो हमारा रिश्ता वैसे ही है डॉटर और फादर का होता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। पर इस चीज को किंग लियर को बहुत बुरा लग जाता है एंड दैट्स व्हाई किंग लियर एग्जाइल। स्टोरी बहुत अच्छी, फर्स्ट हाफ स्टडी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टर और होता है कैंट, सो लॉयल टू किंग लियर। कैंट ने भी कॉर्डिलिया को सपोर्ट किया था और उन्होंने किंग लियर दैट मास्टर यू आर नॉट, इट इज रॉन्ग टू सेंड योर ऑनेस्ट डॉटर टू एक्साइल। तो कैंट को भी उन्होंने एक्साइल में भी दिया। अनदर कैरेक्टर क्वेश्चन कैंट से भी आ सकता है, कॉर्डिलिया भी आ सकता है, मे रिलेटेड। और इसमें एक सब प्लॉट भी है किंग लियर में, जिनके 2 बेटे होते हैं एडमंड एंड एडगर। सेम स्टोरी, एडमंड अपने फादर को बहुत ज़्यादा वो कहता है ना बटरिंग करता है, एडमंड को रख लेते हैं, उनको जेल में भेज लाइक कॉर्डिलिया। एडगर इज ऑल्सो ऑनेस्ट। इस वजह से किंग लियर स्टोरी है लव सिस्टर का सब प्लॉट। तो ये ड्रामा बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। Next question is, on seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is how it looks." अब तक हमने शेक्सपियर के हैमलेट क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देयर से क्वेश्चन नाउ टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का ये फाइनल ड्रामा हम मानते काइंड ऑफ फेयरवेल स्पीच बाय द कैरेक्टर। तो ये समझा जाता है कि
शेक्सपियर का फाइनल कंसिडर किया जाता है। टेम्पेस्ट इज अ स्टोरी जहाँ पे आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट, किस तरीके से कॉलोनिज्म देखने को, तरीके से ब्रिटेन ने दूसरी जगह को जाके कॉलोनाइज किया, वहाँ के लोगों को कॉलोनाइज कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट वॉज इन एलिजाबेथन एरा जहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने बाकी की कंट्रीज, बाकी की जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे सी और ओशन एक्सप्लोरेशन उस टाइम पे हुए। इंडिया वॉज बीइंग, और हम बोल सकते हैं डिस्कवर्ड बाय देम, बाय पोर्चुगीज। India was once being discovered by the Portuguese, and then America was discovered। तो किस तरीके से अलग अलग लैंड, फॉरेन लैंड की वजह से कॉलोनाइज, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। क्या है इसमें, जो कैरेक्टर होता है स्पैरो और डॉटर होती है मिरांडा। तो मिरांडा जब बहुत छोटी होती है तभी प्रोस्पेरो को उसके खुद के लैंड से उसके छोटे भाई ने एक्सपेल कर दिया होता है, मतलब धोखाधड़ी से, या फिर होता है ना कि भाई को किसी भी तरह ट्रिक करके या बहुत ही अनजस्टिफाइड तरीके से उसको वहां से निकाल दिया होता है। जब प्रोस्पेरो अपने लैंड से आता है, ही वाज ट्रिक्ड बाय हिज ओन यंगर ब्रदर, जब वो यहाँ से वहां से आता है, कम्स ऑन आइलैंड, एक आइलैंड पे आता है जहाँ पे उसके पास सिर्फ कुछ मैजिकल बुक्स होती है, कुछ बुक्स होती हैं विच टीच हिम अबाउट द मैजिक। तो मैजिक भी सीखता है, और मैजिक की वजह से ही देयर आर टू कैरेक्टर, कैलिबन एंड एरियल, उन दोनों को अपने अंडर, एरियल विलिंगली उसके अंडर कंट्रोल आ जाती है, कैलिबन अनविलिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो मिरांडा है, एज शी हैज बीन ऑन दिस आइलैंड, आज तक अपने फादर प्रोस्पेरो के अलावा किसी ह्यूमन कन्फ्रंट ही नहीं था। कैलिबन इज द स्पिरिट एंड एरियल इज ऑल्सो स्पिरिट, आइलैंड की स्पिरिट थी, तो डेफिनेटली उसने किसी ह्यूमन को देखा ही नहीं था। अब जब शिपरैक होता है, ड्रामा की शुरुआत होती है, शिपरैक होता है, फ्लैशबैक में चलती हुई, तो इनिशियली व्हेन देयर वाज अ शिपरैक, तो शिपरैक की वजह से लोग उस आइलैंड पे क्रैश ऑन, प्रोस्पेरो का छोटा भाई भी होता है, नेपल्स की प्रिंस भी होता है, तो the person about whom it is talking is Ferdinand. Ferdinand is the prince of Naples, who is the and इसका फादर होता है अलोंसो, या स्टेफानो एंड कैलिबन, कैरेक्टर कैलिबन का मैंने आपको बताई दिया। तो यहाँ पे मिरांडा क्या बोल रही है कि फादर, दिस मस्ट बी अ स्पिरिट, क्योंकि आदमी एज ए ह्यूमन तो उसने सिर्फ अपने फादर को देखा है यहाँ पे मिरांडा ने। तो फर्डिनांड इज द सेकेंड पर्सन टू whom she is seeing and she is very surprised at looking at him. So she says, "Oh father, surely that is a spirit. Lord, how it looks about." देखो ये किस तरीके से दिख रहा है, he is looking like my father, like man, and he must be a spirit. So that's why she is very surprising over here. And when she looks toward Ferdinand, Ferdinand is son of Alonso, जो कि एक शिप में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, और थ्रू हिज मैजिक, जो प्रोस्पेरो है एरियल से मिल के वहां पे एक मैजिक क्रिएट करता है, उस पूरे ओशन में वेव्स क्रिएट होती हैं, शिपरैक हो जाती है, वो सारे उसी आइलैंड पे। एंड आपको स्टोरी पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार स्टडी है, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से ये पढ़नी है, ठीक है। तो कॉलोनियल एस्पेक्ट्स हैव बीन शोन ओवर हियर, और पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो गिवन बाय शेक्सपियर। Next question is, where does the play All for Love take place? All for Love is by John Dryden. John Dryden ने All for Love लिखा, and this inspiration he has taken from none other than विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा था, that is and Cleopatra. Sorry, it was Caesar Cleopatra by वो टीबी शो का। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, Cleopatra by Antony and Cleopatra was a drama by William Shakespeare. उसी का सिमिलर वर्क हम बोल सकते हैं जॉन ड्राइडन ने लिखा ऑल फॉर लव, जहाँ एंटनी और क्लियोपाट्रा की स्टोरी को उन्होंने थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके लिखा है, उसमें कुछ पॉजिटिव नोट्स डाले हैं, क्योंकि ये ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर, और इसको ट्रेजेडी को थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब के साथ। तो ऑल फॉर लव का जो स्टेज है, जो प्लेस है, वो क्या था? इफ यू गो थ्रू विद द नेम क्लियोपाट्रा,
Cleopatra was once the queen of Egypt. So definitely, place or the country has been used here. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर ने, नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने एंटोनियो क्लियोपाट्रा लिखा, जॉन ड्राइडन में फॉर लव लिखा, एंड जीवी शॉ ने लिखा था सीजर एंड क्लियोपाट्रा। ठीक है, ये तीनों ही ड्रामास को आपको पढ़ना है, क्या होना चाहिए, और तीनों क्या डिफरेंट स्कूल। Next question is, where does the first scene of All for Love take? All for Love का first scene कहाँ पे execute होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। The first scene was executed on the temple of Isis. Isis is the name of the temple. यहाँ पे first scene जो है वो organize होता है। First scene, last scene, स्टेज का, कंट्री के बारे में, प्लेस के बारे में, पैलेस के बारे में, कैरेक्टर से रिलेटेड, कैरेक्टर्स की कोरिलेटिविटी से रिलेटेड। समटाइम्स द डायलॉग्स कैन बी आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर हैज स्पोकन दिस पर्टिकुलर डायलॉग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट। फर्स्ट सीन ऑफ ऑल फॉर लव हैज बीन टेम्पल ऑफ। Next in line, the question is, whom did Mrs. Arabella Fanal once marry? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, Arabella Fanal character. So there is this drama, All for Love, restoration comedy है, restoration comedy है by William Congreve. You have gone through with this drama, तो आपको पता होगा to whom she first married and then later on to whom she married and started named as Mrs. Fanal. तो इनमें चारों में से किसके साथ सबसे पहले मिसेस एराबेला फैनल ने शादी की? तो oh, I'm so sorry, I'm repeating. Not All for Love, it is The Way of the World. Just John Dryden का, that's why. The Way of the World. Make it correct, please. Sorry if you have already written it. Make it correct. The Way of the World is by William Congreve. William Congreve का ये रेस्टोरेशन कॉमेडी, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही क्योटिक सा एक ड्रामा रिप्रेजेंट किया था। बिकॉज वाइल वी टॉक अबाउट रेस्टोरेशन कॉमेडीज आपको देखने को मिलेगी समवेयर द राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन एरा दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स, राइट। तो फ्रेंच राइटर से इन्फ्लुएंस था, फ्रेंच इन्फ्लुएंस आपको उनके वर्क्स में देखने को मिलेगा। नॉनसेंस कॉमेडीज आर देयर, यहाँ पे बहुत सारी न्यूसेंस हैव बीन क्रिएटेड बाय द कैरेक्टर्स। फीमेल्स वर देयर ऑन द स्टेज, ठीक है। तो पहले अर्लियर इन शेक्सपियरियन टाइम और अर्लियर टाइम में फीमेल्स वर नॉट अलाउड ऑन दिस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती। का एक पार्ट है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर है मिसेस एराबेला। वन शी वॉज मैरिड विद लैंग्विश, लैंग्विश वॉज डाइड अर्लियर। शुरुआत होती है, उससे पहले इनकी डेथ हो चुकी है, पर हाँ नाम उनका आता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है मिसेस एराबेला। एंड लेटर ऑन शी मैरिड टू मिस्टर फैन, एंड दैट्स व्हाई she became Mrs. Fan. क्लियर है? द वे ऑफ द वर्ल्ड आपको अच्छे से स्टडी करना है, इसको पढ़ना है किस तरीके के रेस्टोरेशन ऐसी हुआ करती थी, सेंशुअल कॉमेडी हुआ करती थी, खेल को पर्टिकुलर टारगेट किया जाता। So this way you come to know all about these things. Next question. What is Ferdinand's initial assignment for Bola? Okay. Another question from Duchess of Malfi. Duchess of Malfi was written by John Bell. Syllabus का important part है. Duchess of Malfi is a story of a duchess about his. Duchess initially was a widow and उसके जो दोनों भाई है, they do not want their sister to marry again. क्योंकि अगर शादी हो जाएगी उसके बच्चे प्रॉपर्टी जितनी भी थी, she was a duchess, she was the queen. तो अगर उसने शादी कर ली, बच्चे हुए, तो डेफिनेटली द प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड बाय हर
चिल्ड्रन, तो यहाँ पे दोनों भाई ही नहीं चाहते, द वन इज फर्डिनेंड, अदर वन इज कार्डिनल, दोनों ही विलानियस प्ले करते हैं, चाहते हैं की शादी हो, बट सीक्रेटिवली उसके ब्रदर्स को नहीं पता होता दैट शी ऑलरेडी मैरिड टू अ पर्सन हु इज देयर इन हिज हाउस। तो वो मैरिड भी होती है एंड बाय द टाइम शी ऑल्सो गिव 3 or 4 चिल्ड्रन अप्रॉक्स। तो यहाँ पे जो फर्डिनेंड है, द ब्रदर ऑफ डचेस, ही असाइंड a task to Bussola. Bussola is another a man in attendance. ठीक है, एक अटेंडेंट होता है फर्डिनेंड का जो कि डचेस के पैलेस में जाता है और फर्डिनेंड उसको क्या टास्क असाइन करता है, तो डेफिनेटली क्या टास्क असाइन करेगा, असाइंड हिम टू ऑब्जर्व द डचेस एंड रिपोर्ट बैक। So he asked Bussola to observe the Duchess, that whether she is married or not, whether she is having a child or not, what she is doing, about what kind of people she is surrounded by. ये सारी रिपोर्टिंग्स यहाँ पे बोसोला को देनी है फर्डिनेंड, और ये असाइनमेंट दिया बोसोला को। तो दिस इज डचेस ऑफ मैल्फी का एक बहुत प्रोमिनेंट पोर्शन पॉइंट ऑफ, यू मस्ट हैव गोन थ्रू विद दिस ड्रामा डचेस ऑफ मैल्फी, जहाँ पे आपको पता चलेगा दैट हाउ दीज टू ब्रदर्स हैव टॉर्चर्ड हिज ओन सिस्टर। नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्डिनेंड डायग्नोस्ड विद। अब यहाँ पे जो डचेस का जो ब्रदर होता है फर्डिनेंड, को कौन सी बीमारी डायग्नोस होती है एट द एंड ऑफ द ड्रामा। तो यहाँ पे ही वाज डायग्नोस्ड नॉट विद मैडनेस, नॉट विद गिल्ट, नॉट विद, was diagnosed with lycanthropia. Lycanthropia is a kind of disease where a person comes to know where the person starts considering himself as an animal, जहाँ पे उसको लगता है कि मैं एनिमलिस्टिक हो चुका हूँ, एक बहुत ही ब्रूटल एनिमल हो चुका हूँ जो को भी हार्म पहुंचा सकता हूँ। तो यहाँ पे इफ यू हैव सीन द मूवी, रीसेंट मूवी एनिमल, जहाँ पे दो दिस डिजीज वाज नॉट डिस्क्राइब्ड with the hero, with the actor Ranveer Kapoor, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं he became an patient of lycanthropia. He starts behaving like that in order to protect his own father. अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए he brutally kills the people around. ठीक है, so that is lycanthropia, जहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको ये लगता है that I am suffering, I have converted it to an animal. अब वो एनिमल कोई भी हो, ठीक है। बॉलीवुड की रात होती, converted into a kind of tiger kills a person. तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी देयर इन बॉलीवुड, ठीक है। तो जॉन वेबस्टर ने भी वो कॉन्सेप्ट किया है। नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज व्हाट टर्म डिड जॉर्ज बर्नार्ड शो यूज्ड टू डिस्क्राइब हिज प्ले दैट वर मीन टू प्रोवोक थॉट एंड चैलेंज कन्वेंशन। यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामास की बात करें तो देयर इज कैंडिडा, देयर इज सेंट जॉन, तो और भी बहुत सारे जैसे एंड गेम जैसे, पर उन ड्रामाज में वो क्या चीज़ शो करना, प्रोवोक करना चाहते हैं थॉट्स को, वो सोशल जो कन्वेंशंस है उनको वो चैलेंज करते हैं। उन ड्रामाज को हम बोलते क्या हैं, कॉमेडी ड्रामा तो क्यों ही, कॉमेडी ड्रामा में कभी आपको प्रोवोकेशन, आपके थॉट्स को पुश नहीं करेगा डेफिनेटली। थॉटफुल कॉमेडीज अगेन इट कांट बी, सोशल सटायर्स कैन नॉट बी, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम प्लेज ड्रामाज को उन्होंने क्या है, he describes his dramas as problem plays, जहाँ पे वो कैरेक्टर्स को सोशल कन्वेंशंस के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं, थॉट देते हैं टू दी राइटर और टू दी लिसनर, टू दी ऑडियंस, ठीक है। तो थॉट प्रोवोकेशन का उनका काम होता है, एंड प्लस वो चैलेंज कर कन्वेंशन, ट्रेडिशन, जो आज तक चीज चलती हुई आ रही है चैलेंज। अगर आपने कैंडिडा पढ़ा हो, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। Next in line the question is Man and Superman by Shaw again. What term did G.V. Shaw use to describe the underlying natural instinct of procreation? Procreation के लिए उन्होंने क्या चीज, कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज किया है, आर्म एंड बहुत शानदार ड्रामा 2, जहाँ पे उन्होंने कौन सी टर्मिनोलॉजी को टारगेट करते हुए प्रोक्रिएशन जैसी इंस्टिंक्ट को उन्होंने प्रोवोक किया है। तो दिस इज नॉन अदर देन लाइफ फोर्स, नाम से पता चल रहा है, लाइफ हैज बीन गिवन, प्रोक्रिएट कर सकते हैं चीजों, रीइन्वेंट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच प्ले डिड G.B. Shaw receive the Nobel Prize in Literature? G.B. Shaw के, as you have seen, there are a lot of questions. There are drama like Candida is there, Saint John is there, Man and Superman is also there, and the one is this, जिसके लिए उन्होंने 1925 में को नोबेल प्राइज मिला था. So this drama is none other than the Saint John. Saint John is a drama. यहाँ पे ये जो सेंट जॉन का मेजर कैरेक्टर है, द जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है. She is a small peasant girl, initially started gaining or started receiving vision, divine vision को देखने को मिलता है. And this drama was enacted, or the setting of the drama was 100 year of war. जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 years of war चल रहा था, उस टाइम पे किस तरीके से इसके डिवाइन विजन्स की वजह से फ्रांस को इन दी बैटल ऑफ अल्नियर, द नेम ऑफ द बैटल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट हाँ देयर वाज अ बैटल, 100 year of war के बीच में एक बैटल चल रहा था एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, जगह के लिए. उस बैटल में उन्होंने हेल्प की फ्रांस को, एंड लेटर ऑन किसी वजह से उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया था, बिकॉज पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर अ विच. उनका मानना ये था कि अर्लियर अगर आप रोमन कैथोलिसिज्म स्टडी करें, ऑफ लिटरेचर स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा जो पोप, प्रीस्ट, बिशप्स, जो चर्च के लोग होते हैं, वो ये अक्लेम करते थे दैट वी आर द ओनली मैसेंजर ऑफ द गॉड, एंड इट इज वी जस्ट ओनली हु कैन रिसीव द डिवाइन विजन्स फ्रॉम. So how can a peasant girl, a small town girl, can receive the visions from God? तो उसको witch करार दिया गया था, and later on she was executed, was burnt alive, and बाद में उनका reincarnation हालांकि हुआ था and Christianized कर दिया गया था, उनको की उपाधि दे दी गई थी by the Romans themselves. तो इस तरीके से बहुत ही शानदार एक अमेजिंग ड्रामा है बाय G.B. Shaw, जिसमें के बारे में पता होना चाहिए और के बारे में पता, कौन से बैटल में पर्टिकुलरली ये चीज इनैक्ट हुई थी वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए. तो रियलिस्टिक बेसिस ये आपका ड्रामा है. Why does Christie flee his home, Playboy of the Western World by J.M. Scene, पोस्टमॉडर्न है, Playboy of the Western World by J.M. Scene. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है क्रिस्टी जो मेजर कैरेक्टर है वो अपने घर से भाग गया था. अगर आपने ड्रामा पढ़ा हो तो उसे ये डाउट होता है, ये कंफ्यूजन होता है दैट ही हैज किल्ड हिज ओन फादर. हालांकि बाद में जाके जब दूसरी जगह पहुंचता है, ही यूज दिस थिंग दैट आई हैव किल्ड माय ओन फादर बाय कटिंग हिम बाय स्लाइसेस इनटू 2 पार्ट्स. इस तरीके से वो अपनी ब्रेवरी को वो करता है. बाद में आगे जाके फादर आता है. इस तरीके से एक एब्सर्ड ड्रामा है, ठीक है, बाय J.M. Scene. ड्रामाज जो कि पोस्ट मॉडर्न ड्रामाज या पोस्ट मॉडर्न एरा के प्रोमिनेंट ड्रामाज, एक प्रोमिनेंट जॉनरा में से माने जाते हैं, जहाँ पे लाइफ की नथिंगनेस को शो किया जाता है. नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस इन मर्डर इन कैथीड्रल बाय T.S. मर्डर इन कैथीड्रल बाय T.S. Eliot, दो ही कंसिडर्ड एज द फेमस पोएट ऑफ, बट यहाँ पे उन्होंने ड्रामाज है जहाँ पे सेंट थॉमस से बेक के लाइफ सैक्रिफाइस को शो किया. यहाँ पे एक कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, दोज आर कोरस, और उनका पार्ट क्या होता है. कोरस आर बेसिकली, अगर आपने देखा होगा तो देर आर ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ म्यूजिक ऑफ सिंगर्स नरेट द स्टोरी, जो स्टोरी को नरेट करे. लेकिन यहाँ पे इनका मेजर काम क्या था, टू एक्सप्रेस द कलेक्टिव कॉन्शियंस. तो जो भी कलेक्टिव कॉन्शियंस है विच इज रिलेटेड टू ड्रामा, थॉमस से बेकेट साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो सीनरी है, द सैडनेस ऑफ द, तो ऑल दीज हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द कोरस इन दिस ड्रामा. तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज. Nothing happens, nobody comes, nobody. Waiting for Godot. Waiting for Godot is another important drama by Samuel Beckett. यहाँ पे Pride and Prejudice has also given. Pride and Prejudice is by Jane Austen, by Charles Dickens. Endgame is by again your Samuel Beckett. Samuel Beckett absurdist dramatist थे, ठीक है. तो यहाँ पे ये भी ड्रामा absurd ड्रामा है,
for Godot. Godot is basically God, a kind of God. क्या क्लियर एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे राइटर ने खुद ने भी, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हो, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोविन, तो बोथ आर देयर ऑन दिस स्टेज। एक पेड़ है, एक पत्थर रखा हुआ है, एंड बोथ द पीपल आर वेटिंग फॉर समवन, सम गॉडो, बट उन्हें खुद नहीं पता कि वो गॉडो आ जाएगा, कल आएगा, सॉरी कल आएंगे या परसों आएंगे। यहाँ पे एक मैसेंजर की भी एंट्री होती है, दो कैरेक्टर्स और आते हैं, लकी एंड पोच, मास्टर होता है, एक सर्वेंट होता है, फेयर में जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दे मीनिंगलेसली they are waiting for some god, though they themselves do not know that whether the god is actually coming or not coming। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर एक मैसेंजर आता है फ्रॉम गॉड, और वो उनको बोलता है दैट गॉड विल कम टुमारो। वो इस तरीके से 2 दिन तक वेट करते हैं, देन दे हैव बीन वेटिंग ओवर देयर। तो यहाँ पे ओपन एंडेड है, दोनों का होता क्या है बाद में। This is a story of two characters and they absurdly wait for some। यहाँ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस पे, इंडिविजुअलिटी, लाइफ किस तरीके से वर्थलेस, या हम जो भी, and does do these works have their importance or worth over there, ये सारी चीजें यहाँ पे questions have been put through these characters। Next question is, in Waiting for Godot, where was Pozo going with his slave Lucky? There are two characters, Pozo and Lucky. Vladimir and Stagan are there, sitting over there. Two characters appeared over the stage, Pozo and Lucky. Pozo and Lucky, Pozo is the master and Lucky is the servant. So initially जब first part में ये appear होते हैं, तो Pozo was kicking Lucky and Lucky was just bending down, बहुत सारा सामान उस पे लाद रखा है बुरी तरह, and he was by his master like a slave, like a, तो यहाँ पे slave narrative भी आपको देखना, like a slave he this Pozo treats with this Lucky। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो हमें पता चल जाता है जब हम ड्रामा पढ़ते हैं दैट दे आर गोइंग फेयर, तो वो फेयर में जा, एंड देयर दिस पोजो वांट्स टू सेल आउट लकी। लेकिन जब दूसरा पार्ट आता है तो आता यूं है कि पोजो तो हो जाता है डेफ, सॉरी लकी हो जाता है डेफ, और ये जो आपका पोजो है द मास्टर ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो जाता है। तो एंड ही डिडंट सेल एनी मोर लकी। तरीके से बहुत ही एब्सर्ड ये ड्रामा है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग अबाउट एक्चुअल लाइफ की रियलिटी को डिपिक्ट। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले रिप्रेजेंटिंग द वर्किंग क्लास? और क्वेश्चन में बता दें, अगर आप कैरेक्टर्स पे जाओ, हेलेना, चार्ल्स, पॉटर, तो ये चारों कैरेक्टर आपने ड्रामा पढ़ा है आर फ्रॉम लुक बैक इन syllabus, look back in anger। जॉन ऑसबॉर्न का ये ड्रामा है, आपको ये बताना है देयर आर क्लास डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड बाद हुआ ये था, डेफिनेटली वॉर से जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी सफ़र करती है दोज आर मिडिल क्लास फैमिली। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ये मिडिल क्लास, ये रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास और क्लास लोग, उनकी प्लाइट को शो करता है, फ्रस्ट्रेशन को शो करता है कि फर्स्ट के टाइम पे वर्ल्ड साथ कितनी सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है कोई वॉर होता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज अ डिजास्टर इन द लाइफ ऑफ क्लास पीपल। तो यहाँ पे शो किया गया है। जिमी पॉटर इज द कैरेक्टर, वर्किंग क्लास लाइफ, he married to a girl whose name is Alison, rich class लोगों की है। तो यहाँ पे जिमी पोर्टर अपनी जितनी भी टॉर्चर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो अपनी वाइफ पे निकालता है, एलिसन पे निकालता है। इनका ड्रेस आप देखोगे दैट इज शोन बाय जॉन ऑसबॉर्न। और यहाँ पे जो जिमी पोर्टर है उसका फिजिकल जेस्चर, उसका ट्रॉमा, ऐसे द ट्रॉमा ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल। क्लिफ लुइस इज द फ्रेंड ऑफ जिमी and Helena Charles is another lady, rich class, and she is the friend of this Alison, wife of Jimmy. Who is the leading character? Tara?
Next in line, the question is, what term is used to describe the genre of look back in anger? Back in anger क्या है? Absurdist drama, lightest, sweet नहीं है, not at all. Romantic भी नहीं है, historic भी नहीं. फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके ट्रॉमा, उनकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट, जहाँ पे किचन सिंह ड्रामा बेसिकली सेटिंग भी होती है वो ऐसी होती है, आपको ड्राइंग का, आपको कुछ यूटेंशियल्स को, उनकी जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. What game do characters play in Act Second of Harold Pinter's The Birthday Party? Harold Pinter का ये ड्रामा है, एब्सर्ड ड्रामा है. Harold Pinter बर्थडे पार्टी के सीन सेकंड में जो कैरेक्टर्स गेम खेलते कौन सा खेल? So this is Blind Man of have played. सर ड्रामा है जिसमें दो कैरेक्टर्स है, एल्डर कैरेक्टर पास एक लड़का रहता है रेंट पे. There is a girl always comes to there, and this is the birthday of the boy who is there on rent with the elder people. दो लोगों के साथ रहता है. तो बर्थडे का कुछ है सीन. Later on we come to know Hans birthday. क्या खबर देंगे. दो कैरेक्टर और आ जाते हैं who are a kind of thief or a kind of trickster. जिस तरीके से if you are going through with the drama आपको पता चल जाएगा. What is the name of the shipwrecked twins in Twelfth Night? Twelfth Night, the drama by William, जहाँ पे इनिशियल शिपरैकिंग बताई जाती है और शिपरैकिंग में दो ट्विंस को शipwrecked बताया जाता है. तो शिपरैकिंग की वजह से बोथ ट्वाइंस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों को ये लगता है कि वो एक दूसरे के काइंड ऑफ थिंग. वियोला एंड सेबेस्टियन सर आइडेंटिकल ट्वाइंस. आइडेंटिकल ट्वाइंस मतलब दे लुक like each other, एक दूसरे के जैसे दिखते. Viola is the girl here and Sebastian is the boy. और दोनों ही shipwrecked हो जाते हैं on the banks of the Iliar. Here is the name of the place. वहाँ पे वो shipwrecked हो जाते हैं. Land. दोनों को ये लगता है कि Viola को लगता है has died, Sebastian को Viola is died. ठीक है, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. इन ऑर्डर टू सर्वाइव, वियोला इज अ गर्ल, तो डेफिनेटली द गर्ल्स वर नॉट एक्सपेक्टेड टू सेव अलोन. वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती. शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एंड वो अपना कुछ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द कैरेक्टर. तो हाँ, वियोला जो है वो डिस्गाइज कर लेती एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर द किंग, फॉर अ काइंड ऑफ मर्चेंट और अ काइंड ऑफ ऑनर ऑफ दैट लैंड के अंडर में वो. और सीनो इज द नेम ऑफ द पर्सन के अंडर में ड्यूक ही, तो उसके अंडर काम करना. एज शी हैज डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज, तो वो सेबेस्टियन अपने भाई के जैसे लगता है, आइडेंटिकल है तो अपने भाई की तरह दिखती है. बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती, बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट्स हैव बीन शोन. बहुत ही शानदार ड्रामा है बाय विलियम शेक्सपियर. मस्ट हैव गॉन थ्रू. विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट भी आपका 12th नाइट आ चुका है. हेनरी फोर्थ का भी कुछ 1 या 2 पार्ट्स आपके सिलेबस में एडेड है. अब आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे दी गई. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन अर्ली प्ले, जो है विलियम शेक्सपियर के कौन से ड्रामा से. किंग लेयर आपके सिलेबस. About nothing as you like. This line have been a particular drama as you like it. As you like it is again a comedy. So 12th night as you like it दोनों ही कॉमेडी है. और यहाँ पे ये लाइन आती है वर्ल्ड है दैट इज आर्मी प्लेयर्स ओवर. हर एक का अपना रोल होता है. 7 स्टेजेस में उन्होंने लाइफ को बताई है. ठीक है. एज यू लाइक इट भी काफ़ी अच्छा ड्रामा है. आप अच्छे से स्टडी करो, ज़्यादा लंबा भी नहीं है. कैन ऑल्सो स्टडी इट आउट.